नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। पिछले 72 घंटों की जद्दोजहद, मोदी की टीम और ज्ञानेश कुमार की टीम दोनों का संयुक्त प्रयास, बहुत जोरदार मेहनत की है। इसको कहते हैं ज्वाइंट एफर्ट। जीतने के लिए ऐसे ही टीम वर्क से काम करना चाहिए, कहते हैं टीम भावना। तो टीम भावना देखनी हो तो मोदी और ज्ञानेश में देखिए। दोनों ने पूरी टीम स्पिरिट के साथ 72 घंटे से जबरदस्त खेल खेला और आखिरकार उस खेल का नतीजा आ गया। रात में 1:48 पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर कोई था नहीं। वो बैडमिंटन खेलने गए हुए थे सब। खैर, जैसे तैसे दोपहर में बात आई सामने। बताया गया कि ये बेईमान इसी है, बेईमानी कर रही है। लेकिन अदालत ने कहा कि कल आना। अदालत ने कहा कल आना, तो ज्ञानेश के अफसर ने कहा अभी हम चुनाव का नतीजा घोषित कर देते हैं, लो अब कल बुलाते रहो। तो चुनाव का नतीजा घोषित हो गया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जिरह हो रही थी। अभिषेक मनु सिंघवी यही दलील दे रहे थे, माय लॉर्ड, जब ये मामला सब जुडिस है और कल आप सुनवाई करेंगे तो कम से कम इतना तो आप घोषित कर दीजिए, एक आदेश जारी कर दीजिए कि विवादित सीट जिस पर यह विवाद है उसका रिजल्ट न घोषित किया जाए, उसके परिणाम न घोषित किए जाएं। बस इतना सा आप एक आदेश, इंटरिम आदेश जारी कर दीजिए। जज साहब ने कहा, दो जजों की बेंच थी, उनका नहीं भाई कल आइए। ये सब प्रक्रिया तय है, मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया तय है, कल आइए आप। कल क्यों आना है? क्योंकि चुनाव आयोग के वकील और वहां पर और भी बड़े वकील, सब टॉप वाले वकील भी थे। उन्होंने कहा कि ये याचिका हमें पहले तो हम पढ़ेंगे। याचिका 3 दिन से ये लोग उसी मामले में दुनिया भर कानून बताए हैं, अब याचिका पढ़ने चाहिए। तो याचिका पढ़ेंगे, आप पढ़िए और आपको राहत कोई नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? राहुल गांधी और उनके खेमे को कोई राहत नहीं मिलेगी। अब आप कल्पना कीजिए कि नतीजे घोषित हो गए। रिजल्ट घोषित होने के बाद, रिजल्ट से पहले तो सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देती, रिजल्ट घोषित होने के बाद क्या रिजल्ट अब बैक होगा? इसको नामुमकिन के करीब मैं नहीं मानता, मैं नामुमकिन मानता हूं। अब ये नतीजा पलटने वाला नहीं है। अब ये सिर्फ कोर्ट में समय काटा जाएगा, जिरह होगी, बहस होगी और हो सकता है कि फटकार भी नहीं लोग बोले। तो हेमंत भाई को लाइए, जरा इसके कानूनी पहलुओं को समझा जाए। और कानूनी से ज्यादा, कानूनी पहलू क्या समझना है? जब कानून से कुछ हो तब ना कानूनी पहलू हम लोग समझें। कानूनी पहलू से ज्यादा गैर कानूनी पहलुओं को समझते हैं, जिस पर आजकल देश चल रहा है। कानूनी पहलू अब समझने के लिए चर्चा नहीं, मैं कई बार गलती से बोल जाता हूं कानूनी पहलुओं को समझिए। अब गैर कानूनी पहलुओं को समझिए कि कैसे विजय प्राप्त की गई, क्या क्या हथकंडे अपनाए गए हैं जीत हासिल करने के। तो पहले मैं हेडलाइन दिखा दूं, कुछ बयान है, बाइटें हैं, वो सुनवा दूं। लाइए भैया, लाइए। एमपी भाजपा ने तीनों राज्यसभा सीट निर्विरोध जीती, कांग्रेस उम्मीदवार नटराजन के रद्द नामांकन पर चुनाव आयोग की चुप्पी। देखिए आप, कल गए थे, हम बोलेंगे ही नहीं भाई, तुम चिल्लाते रहो, तुम दलील देते रहो। आप बताओ, ये चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग है। कल गए आप, हाँ या ना तो बताओ, कुछ तो बताओ कि हम बोलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? चुनाव का नतीजा आ जाए, तुम कोर्ट में चले जाओ, काम खत्म। चुनाव आयोग अब क्यों बोले? अब मामला कोर्ट में है। अब क्या होगा? मामला सब जुडिस हो गया, अब तो कोर्ट में है। अब चुनाव आयोग क्यों बोले जब जो मामला सब जुडिस है? यानी एक बेईमान अपनी जुबान कैसे बंद करता है, उसका इससे जबरदस्त नमूना नहीं मिलेगा। मतलब कुछ तो जवाब देंगे। हम हेमंत भाई हैं, हम सवाल करें और हेमंत भाई कहते ठीक है बताते हैं और ऐसे से मुंडी हिलाते रहे, तो हो गया कार्यक्रम। ऐसे ही इस देश का कार्यक्रम चल रहा है। इस देश का कार्यक्रम ऐसे ही चल रहा है। सामने वाला बता रहा है, साहब देखिए वो फलाने मार के गए, सामने वो हमारा चेन छीन ले, चेन इसने छीन की, वो पॉकेट मार के चले गए। ठीक।
अब कैसे कह दें, क्योंकि पॉकेट मार, चेन स्नेचर सब तो अपने ही थे, सारे अपने थे। अगली हेडलाइन लाइए। राज्यसभा चुनाव, एमपी गुजरात में निर्विरोध जीते बीजेपी के सभी उम्मीदवार, राजस्थान में एक सीट पर कांग्रेस विजयी। आगे चलिए, खबर के भीतर जरा कौन कौन जीता है, कम से कम उन लोगों को शुभकामना आप लोग दे दीजिए। मध्य प्रदेश में भाजपा ने तीनों राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को पार्टी उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन सर्टिफिकेट दे दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार, चला दीजिए, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ पार्टी की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी थी। देखिए, कोई भी आदमी इसको पढ़ ले, आज रिजल्ट घोषित होना था, याचिका पर सुनवाई कही अब कल करेंगे। मामले पर चुनाव आयोग ने भी कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसे में तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। अब जरा बाइट सुनवा दीजिए, बाइट सुनवा। आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है, न्यायालय से ही हमको उम्मीद है और पूरा विश्वास है। लेकिन समय बहुत कम है सर, अब समय लगभग आज तो मेरे ख्याल से हो जाता है। देखिए न्यायालय में पहुंच गए हैं और न्यायालय कोई भी फैसला कर सकती है और हमको पूरा विश्वास है। यही है उम्मीद बांधे रखो वाला फॉर्मूला। चलिए आगे, आगे चलिए, आगे अगला सुनाइए। घेराव करने वाले राष्ट्रपति से आप लोगों ने समय भी मांगा है कि आपको? हमारे सीएलपी के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी ने सारे विधायकों के सिग्नेचर के साथ राष्ट्रपति जी के साथ से समय मांगा है। कारण क्या है कि हमारे पंचायत और जनपद में जो क्राइम होता है वो उच्च सदन, देश का सबसे बड़ा सदन, उसमें राज्यसभा के सदस्य का नामांकन मीनाक्षी का निरस्त हो गया। क्यों हो गया? कि सम्मान आया था, उसका उल्लेख नहीं किया। सम्मान का उल्लेख करने का प्रोविजन नहीं है जो भी फॉर्म भरवाता है राज्यसभा का, उसमें तो कहाँ करना था ये कारण नहीं बता पाए। अल्टीमेटली हमने इस न्याय की गुहार दिल्ली में निर्वाचन आयोग में भारत सरकार लगाया, फिर उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाया। अगर दोनों जगह से न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम राष्ट्रपति है। तो हमारे सारे विधायक आ रहे हैं, एक साथ हम राष्ट्रपति जी के पास जाने का समय, तरीके, नियम, कायदे, कानून से प्रयास करेंगे। अगर नहीं हुआ तो आप पूरी मीडिया को कल बुला के अगला कदम बताएंगे। ये देखिए, एक और उम्मीद उन्होंने जता दी कि आखिरी राष्ट्रपति देंगे। राष्ट्रपति अपना फैसला कैबिनेट के जो है सलाह पर लेती हैं, वो देंगी फैसला। अगला सुनाइए, अगला सुनाइए, तब चलो। देखिए, लोकतंत्र की हत्या हुई है और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, इंतजार कर रही है। उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी गंभीर है। आपने देखा चुनाव आयोग में भी गए, एक तरफ वैध, दूसरे तरफ अवैध। झारखंड में आप वैध कर देते हैं और मध्य प्रदेश में अवैध कर देते हैं। उनके भी 3-4 कमियां थी। एक एफआईआर उन्होंने नहीं किया था, अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था और खासकर कई सारे पेपर भी ब्लैंक किए थे। तो आप जिस दिन जांच करना था उस दिन आप उनसे एफिडेविट ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप पर्चे को जो वैध था उसको अवैध करार दे रहे हैं। तो यह स्पष्ट है चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को लूट रहा है। सर, इमरान मसूद ने बोला था कि कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर हमारे पास सीट होगी तभी हम जीत पाएंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर यूपी में क्या सर? देखिए, ये तो नेतृत्व को तय करना है और कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है। आने वाले दिन में क्या तय होता है, हमारे नेतृत्व जो फैसला करेगा उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। सर, आप क्या चाहते हैं कि पार्टी? मैं बताता रहा हूँ, जो हमारा नेतृत्व कहेगा हम उसी के साथ खड़े हैं। और सुनाइए, आगे चलिए। नहीं, मेरे को जब तक मैं पूरा, वो उर्दू में एक लफ्ज है, नफ्स से मुकदमा नहीं पढ़ मालूम, तो कैसा जवाब दूंगा मैं? नफ्स से मुकदमा मेरे को नहीं मालूम, मैं कैसा जवाब दूंगा? एक बात सुनिए, इलेक्शन कमिश्नर जो नॉमिनेशन फॉर्म में अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर है तो आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। अब वो बोल रहे कि एफआईआर नहीं है। अब इसका इलेक्शन कमीशन को लोग जाकर कल मिलके भी है ना, मैं कल अभिषेक मनु सिंघवी साहब
जो तेलंगाना के राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है, कि वो एक प्राइवेट कंप्लेन था। अब उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है तो फिर कैसा एक्शन लेंगे आप? देखिए, BNSS में क्या है, पहले क्या था, मेरे को अच्छी तरह याद है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में जब BNSS का कानून पास हो रहा था, मैं, इम्तियाज जलील, हम दोनों अपोजिशन के एमपीज थे। पहले क्या था, मैं प्रमोद जी के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन किया तो कोर्ट रिफर्ड एफआईआर होता था। अब क्या है, प्राइवेट कंप्लेन दिया तो कोर्ट आपको नोटिस देता, प्रमोद साहब आइए, आपके खिलाफ ये आया है। तो एफआईआर हुआ नहीं हुआ नहीं मालूम, एफआईआर कैसा होता उसमें? प्राइवेट कंप्लेन पे सुनवाई होती है, जिसके खिलाफ कंप्लेन हुआ, उसके बाद कोर्ट सेटिस्फाई तो एफआईआर हुआ। पहले BNSS से पहले क्या था कि आप कंप्लेन दिए कोर्ट को, कोर्ट रिफर्ड, कोर्ट बोलता है एफआईआर रजिस्टर करो। अब ऐसा नहीं है इसमें, इसलिए हमने अभिषेक मनु सिंघवी साहब का जो स्टेटमेंट मैं सुना और अखबार में पढ़ा, वो बोल रहे कि हाँ, चलिए हो गया, मैं बता देता हूँ। इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात ओवैसी ने कही, इसलिए सुनवाए थे। उनका कहना है कि जो समन गया है एफआईआर, कोर्ट में भी, जैसे भाजपा के तमाम वकील बता रहे थे कि अदालत में इनके खिलाफ कंप्लेन गई थी, एफआईआर नहीं हुई थी, कोर्ट ने कोर्ट के जरिए इन पर केस हुआ था। प्राइवेट कंप्लेन अगर कोर्ट में भी होती है BNS में, तो पहले जिसके खिलाफ शिकायत है उसको नोटिस दिया जाता है कि आपके क्यों ना आपके खिलाफ केस चलाया जाए। ये नोटिस दिया जाता है, उस पर जवाब आता है, अगर उस जवाब से कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि मुकदमा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, तब आगे प्रोसीड करता है। नोटिस का मतलब केस होता ही नहीं है। ये बात कांग्रेस के नहीं है, कांग्रेस के बहुत की मुखालफत करते हैं वैसी, उन्होंने बताया, और बहुत काबिल आदमी है, बैरिस्टर हैं, उन्होंने बताया, इसलिए सुनवाए थे। अब हेमंत भाई के पास चलेंगे, खाली एक लाइन बता के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की महिमा। जब ज्ञानेश की, यही किसी ज्ञानेश की नियुक्ति होनी थी, तो ज्ञानेश की नियुक्ति के लिए 5 तारीख को प्रशांत भूषण ने कहा, साहब 18 को इनकी नियुक्ति होनी है, नियुक्ति हो जाएगी, मतलब जिसकी भी होनी है उसकी नियुक्ति हो जाएगी, नाम घोषित कर देंगे, ये बहुत अर्जेंट मामला है, प्लीज सुन लीजिए। तो उनका, अरे आपकी जल्दी से नहीं होगा, 12 तारीख को इसकी जो है, 12 तारीख, वो महीना चेक कर लीजिएगा, मैं तारीख जहां तक मुझे याद है, 12 तारीख को इसकी सुनवाई करेंगे। 12 तारीख को जब हुआ तो प्रशांत भूषण ने कहा कि माय लॉर्ड, 18 तारीख को तो नाम ही घोषित हो जाएगा, नाम घोषित हो जाएगा। ये उस पर था कि जो सिलेक्शन पैनल है, जो चुनाव आयोग को चुनने वाला, उसको लेकर के था कि आप इस पर सुना दीजिए फैसला, 18 को हो जाएगा। जज साहब ने कहा, माय लॉर्ड ने कहा, शायद मतलब इसी दौर के कोई बहुत बड़े महारथी थे, नाम नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने कहा 19 तारीख को हम सुनेंगे। समझे हेमंत भाई, आपको तारीख शायद याद ना हो, मैं तारीख मुझे याद, कहा उन्होंने 19 तारीख को हम सुनेंगे। प्रशांत भूषण कह रहे थे, मतलब आप समझिए, इसके बाद इससे ज्यादा क्या क्लैरिटी हो सकती है। अगला कह रहे, साहब सुना दीजिए, कुछ भी आप सुना दीजिए, क्योंकि 18 को नाम घोषित कर देंगे, और 18 को जब नाम घोषित कर देंगे तो आदमी कहता था चलो 18 करेंगे ना, हम 17 को सुन लेते हैं, चलो अब जाओ। चीखता रह गया आदमी कि साहब 18 को हो जाएगा, कह ठीक है 19 को सुनेंगे। तब इससे ज्यादा क्या हो सकता है हेमंत भाई? आज रिजल्ट आ गया, आज भी अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे रिजल्ट आ जाएगा सर, उनका प्रक्रिया तय, कल सुनेंगे, मतलब रिजल्ट घोषित करो भैया। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। एक ही लाइन की कहानी है सारी कुल मिलाकर के, तो कितनी चर्चा कर लीजिए। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। शुरू से अब तक देखिएगा, राज्यसभा का जो निर्वाचन अधिकारी भोपाल के अंदर बैठा हुआ है, वो एक छोटी सी गलती, जो गलती भी नहीं है, ओवरसाइट भी नहीं है, जो मैंडेटेड भी नहीं है कि उसको मेंशन करना अपने नॉमिनेशन के अंदर। नोटिस कभी भी मेंशन नहीं किया जाया करता, एफआईआर मेंशन की जाती है। अगर आपके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, उसके बेसिस पे एफआईआर उसको मेंशन कर सकते हैं आप। 2 साल से ज्यादा की सजा है तो वो मेंशन करना जरूरी है। उसके बावजूद भी उसके दफ्तर के अंदर जिस तरीके की कार्रवाई हुई और सीधा आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया एक्स पार्टी,
मीनाक्षी नटराजन से बिना कोई भी नोटिस दिए कुछ भी नहीं। एक पक्ष ये है जो आपके सामने भोपाल के अंदर हुआ, और दूसरा पक्ष वो है जो रांची के अंदर हुआ कि नॉमिनेशन फार्म के अंदर आशीष भाई 2 खाने खाली छोड़ रखे थे, और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग बात, अपने नाम को भी गलत लिखा हुआ था क्योंकि वो कॉर्पोरेट का कैंडिडेट है, कॉर्पोरेट का कैंडिडेट मुकेश अंबानी का और मोदी जी की बीजेपी का समर्थित, तो उसको उन करेक्शंस करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया। तो संविधान बिल्कुल पारदर्शी है या नहीं है? क्या आप मुझे शक्ल दिखाओ, मैं आपको कानून बता देता हूं, इसके अलावा कुछ है। अब आपने कहा रात को 1:48 ऑनलाइन पिटीशन फाइल करने का सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है। 1:48 पे अभिषेक मनु सिंघवी ने वो रजिस्टर की। आज दोपहर को उस पर चर्चा होनी थी, सॉरी माफ कीजिएगा, परसों जैसे ही वो रिजेक्शन हुआ, वहां पे मध्य प्रदेश के सारे विधायकों ने, कांग्रेस ने, सबने विरोध किया, सीईओ के दफ्तर में गए, सारी बातें की, कोई उसका वाली वारिस कुछ नहीं। ठीक, रात को दिल्ली के अंदर निर्वाचन सदन में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप गई, उसके बावजूद वहां कोई नहीं, किसी को अंदर नहीं जाने दिया। आखिर में जब सीन क्रिएट हुआ तो 2 लोगों का कि आप अंदर कंप्लेंट दे दो, जाके कंप्लेंट दे दी। कल दोपहर को 12 बजे कांग्रेस के टॉप 10 लीडर का डेलीगेशन मिला, ठीक, सीसी के उससे। उन्होंने क्या कहा कि 2 घंटे इंतजार कीजिए, हम फैसला दे रहे हैं। ठीक, वो 2 घंटे पता है कब तक पूरे नहीं हुए? आज तक भी पूरे नहीं हुए, और जैसे ही 3 बजे नामांकन का समय खत्म हुआ, तीनों के तीनों कैंडिडेट को विजेता घोषित कर दिया। और इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं। मोहन यादव से नॉमिनेशन से पहले पूछा गया कि साहब ये जो तीसरी सीट है राज्यसभा की, इसका क्या करोगे? तो छूटते ही कहा उसने कि ये कहां जाएगी, ये भी अपनी आएगी, चिंता मत करो। तो ये व्यवस्थाएं हैं जो मोदी जी के नए भारत के अंदर, नए संविधान के तहत ये बीजेपी ने एंश्योर कर ली है। आप तो राज्यसभा की बात कर रहे हो, अगले तो लोकसभा में इंदौर में करके दिखाया उन्होंने, सूरत में करके दिखाया, नहीं दिखाया, निर्विरोध। तो ये तो आप तो चले थे एसआईआर से, आप तो चले थे वोट चोरी से, अगले तो सीधे सीधे सीटों पे डाका डालने पे आ चुके हैं। वो आगे बढ़ गए, आप अभी तक वही खड़े हो। ये है समस्या सबसे बड़ी आशीष भाई। निर्वाचन आयोग ने 24 घंटे तक हाँ या ना नहीं कहा कुछ नहीं। आप क्या समझ रहे हो, ये वैसे ही हो गया क्या? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मूव हुई। बड़ी रेलेवेंट बात वो कह रहे थे कि साहब आप ऐसा कर दीजिए, आप इसको कल सुनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक सीट पे आप कम से कम ये कर दीजिए कि सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस केस इन द सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने क्या कहा, नहीं नहीं, हमारे यहां हियरिंग की एक वो है, प्रॉपर एसओपी है, उसी के तहत सुनेंगे। इसके बाद मेरे और आपके विश्लेषण के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो चीज नॉमिनेशन फॉर्म में लिखना जरूरी ही नहीं है, जरूरी नहीं है, उसके आधार पे आपका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इससे बड़ी त्रासदी और विडंबना क्या होगी? आपको पता है किस किस के फार्मों में क्या क्या चीजें रही? मोदी जी कितनी बार एमएलए रहे गुजरात में? मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बने थे। कभी आपने देखा उनके नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था मैरिटल स्टेटस क्या है, वो वैवाहिक है? हर बार खाना खाली था, हर बार खाना खाली था। और 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ने आए, तब इलेक्शन कमीशन ने एक मैंडेट कर दिया कि अगर कोई भी मैंडेटरी फील्ड अगर खाली छोड़ा तो नॉमिनेशन कैंसिल कर देना। तब जाके देश को पहली बार पता लगा कि नरेंद्र मोदी जी विवाहित थे। 2014 तक पता नहीं था भाई साहब, किसी ने बताया नहीं। अगर इस आधार पे हो तो मोदी जी का तो मुख्यमंत्री का काम कार्यकाल सारे का सारा वैध था या नहीं? मैंडेटेड फील्ड है। आपको ना केवल अपना बल्कि अपनी धर्मपत्नी का, उसका भी सारे की सारी डिटेल्स देनी होती है, और मोदी जी ने तो नहीं दी, गुजरात में एक बार भी नहीं दी, तो उनका नॉमिनेशन वैलिड कैसे था? ये सोचने की बात है। बाकी तमाम जितने भी बीजेपी के टॉप लीडर हैं, सबके नॉमिनेशंस में कमियां रही है, मैंने कल आपको सारी गिनवाई थी, उनका तो रिजेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप वहां जो रिटर्निंग अफसर बैठा है वो न्याय देने के लिए बैठा है, किसी को सीट सुनिश्चित करने के लिए नहीं बैठा। 3 बजे सुप्रीम कोर्ट भी हो लिया, चुनाव आयोग भी हो लिया, अपने अपने विक्ट्री सर्टिफिकेट लो, जाओ यहां पे फोटो लगा करके बाहर निकल रहे हैं विधानसभा से, बाहर फोटो शूट हो रहा है। अब क्या होगा? ये जो आज पिटीशन फाइल की थी जिसपे हियरिंग होनी थी, कल इस पे क्या होगा? आपको क्या लगता है? जैसे ही कोर्ट में आप खड़े होगे, क्या कहेगी बेंच? वो तो डिक्लेयर हो गया, अब तो इनफेक्चुअस हो गया आपकी एप्लीकेशन, आपकी पिटीशन इज इनफेक्चुअस, दे आर डिक्लेयर्ड, रिजल्ट इज ऑलरेडी आउट। अब आप इलेक्शन पिटीशन में हाई कोर्ट जाइए, बताओ यही होगा या कुछ और हो?
हाँ यही और होगा इलेक्शन चुनावी पिटीशन, और इलेक्शन पिटीशन में कितने साल लगते हैं पता है आपको? 10 से 20 साल। 2016 की इलेक्शन पिटीशन का फैसला 3 दिन पहले चेन्नई हाईकोर्ट ने किया, मद्रास हाईकोर्ट। जाइए, क्रम भी खत्म होगी, सारे कायदे सब जो अपने पार्क्स एनवायरमेंट सब कुछ ले लिए, विधायक ले लिए, अब आप बदलते रहो। हेमंत त्रिवेदी विधायक रहे या आशीष चित्रांशी रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्रम तो मैं तो पूरी करके चला गया। ये आशीष भाई, तभी मैंने कहा कि मुझे इंसाफ देगा कौन? मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है। रिटर्निंग अफसर सबके लिए बराबर, उसका खेल। ज्ञानेश गुप्ता सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसका खेल। और आगे बैडमिंटन वालों के बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं। क्या टिप्पणी करूं बताओ? फोटो देख लीजिए, आप दे रखे आपको, आनंद कीजिएगा। ये नया भारत, यही लोकतंत्र चलेगा। आप चुनाव लड़ सकते हो या नहीं, ये भी कोई और तय करेगा। मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन जिन आधार पे कैंसिल किया है, रिजेक्ट किया है, आप सोच सकते हो, नारी वंदन का जिक्र करते हैं, महिलाओं के आरक्षण के ऊपर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं चुनाव की पूर्व संध्या पर पब्लिक ब्रॉडकास्ट, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। और एक महिला जिसके पास जीत के लिए 62 विधायकों का नंबर है, पहले तो उसके विधायकों की पोचिंग करने की कोशिश की जाती है एक धन्ना सेठ को टिकट दे करके। उन कांग्रेस समझ की सारे खेल को, कांग्रेस अपने उनको शिफ्ट कर देती। अल्टीमेटली एक लाइन का फैसला खा के रिजेक्ट कर दो। मुझे ये तो बता दो कि अभी तक किसी, जितने ये जाहिल जिनको आप जर्नलिस्ट कहते हो, इनमें से किसी आदमी ने अब तक एफआईआर कॉपी दिखाई है? किसी भाजपाई ने दिखाई? नोटिस दिखा रहे हैं, अंबानी के चैनल का मैनेजिंग एडिटर नोटिस दिखा रहा है और ये कह रहा है कि इस नोटिस का जिक्र करना चाहिए। अब एक कुपड़ आदमी, तुम पत्रकारिता के नाम पे कलंक हो। अरे छोड़ो, उनको अभी देखा उनका मैंने। बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सब। आशीष भाई, नोटिस मेंशन होगा, आप कमाल की बात कर रहे हैं। और कोई वाली वारिस नहीं इस देश के अंदर। इसका तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भोपाल हाईकोर्ट को ले लेना चाहिए था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इमीडिएट। अगर इसका सुओ मोटो, देखिए हाईकोर्ट में संवैधानिक लिया तो था एक जज ने सुओ मोटो, हाँ, तो उठा इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठे, इलाहाबाद हाईकोर्ट बैठे हाँ। बैठे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हाईकोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही। अगर आप इन मामलों के सुओ मोटो कॉग्निजेंस लोगे तो फिर किसका लोगे? कल्पना तो कर लीजिए भाई एक बार। झारखंड में देख लीजिए, प्रणव के अपने झा के साथ क्या कर रखे, देख लीजिए। मतलब अंबानी इतना ताकतवर है कि उसका सारा छापा चल रहा है पिरामिल का। वो भाई साहब रांची में नहीं है, पूरा भाजपा का कैबिनेट वहां पे, भाजपा के वो सारे लोग वहां बैठे हुए हैं और उसके ब्याह पे सब कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा है। और यहां वो बेचारी वहीं बैठी सारी बातें बता रही है, सब कुछ कर रही है, पूरा कांग्रेस लीडरशिप। राहुल गांधी ने परसों रात को पता है क्या कहा? जब ये केसी वेणुगोपाल और ये बैठे थे इलेक्शन कमीशन के सामने और दरवाजा नहीं खोला, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं आ रहा हूं। तो वेणुगोपाल ने कहा कि अभी नहीं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर जरूरत होगी हम आपको बता देंगे। ठीक। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने रात को शिकायत दी, कल सुबह दोपहर को 12 बजे मुलाकात की। अरे उसका फैसला तो बता दो, आप रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं यार। ये ज्ञानेश गुप्ता ले कहा आया इस चुनाव आयोग? तो इससे ज्यादा नंगा कैसे कोई हो सकता है? अब एक सूत तन पे नहीं है, आप सारी दलीलें हो गई, हम बताएंगे नहीं कि क्या फैसला है, हम फैसले नहीं बताएंगे। और आप सोचिए, अभी आपको एक बात और शायद संज्ञान में हो आपके, जो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने भोपाल में सुनवाई हुई थी, उसमें बीजेपी की तरफ से पता है कौन पहुंचा था सुनवाई में? जस्टिस रोहित आर्य का नाम सुना होगा आप लोग। जस्टिस रोहित आर्य बहुत चर्चित, जब रिटायर हुए थे तो बीजेपी के मेंबर हैं जस्टिस रोहित आर्य। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस रहे जस्टिस आर्य। रिटायर हुए तो उन्होंने बताया कि उनका संघ से और भाजपा से बहुत लगाव रहा है, भाजपा में शामिल। मैं कुछ जगहों पर सुना तो मैंने भी कहा कि इस विषय को जरा समझने की जरूरत है। तो हकीकत यह है, आप भी लीगल उसको देखे हुए हैं, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, ठीक है? और कहीं वो वकील के रूप में नहीं जा सकता है। जस्टिस रोहित आर्य जिस रिटर्निंग ऑफिसर के पास पेश हुए, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए,
वो अर्ध न्यायिक ताकत रखता है, अर्ध न्यायिक बस शक्ति होती है क्वासी जुडिशियल हाँ बस। हाँ, उसके सामने हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस जा रहा है। आप बता दीजिए देश का क्या हो रहा है। हाई कोर्ट का मतलब हेमंत भाई, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस, और उसमें लिखा क्या है, बड़ा पढ़ करके बताया एक वरिष्ठ पत्रकार ने। उसमें जो आदेश उन्होंने जारी किया उसमें लिखा कि इनके तरफ से श्री रोहित आर्या पेश हुए, जबकि रिटायर्ड जस्टिस को लिखा ही जाता है रिटायर्ड जस्टिस। जैसे फौजी रिटायर्ड होता है तो मेजर जनरल ब्रैकेट में मतलब रिटायर्ड फलाना। श्री रोहित आर्या पेश हुए, जस्टिस रोहित आर्या हाई कोर्ट का जस्टिस, पूरे देश का जो संवैधानिक ढांचा था ना उसको बुलडोज कर दिया इन सब ने, बुलडोज कर दिया। आप सुनिए, अभी तो हम आप खबर जो बता रहे हैं उससे अलग खबर भी चलेगी। वकील साहब एक इनको सुनिए, इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है उस पर सुना भैया वकील साहब को। आज ऑनरेबल कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन जी ने एक पिटीशन दायर की थी। उस पिटीशन में उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से इलेक्शन में जो उनकी इलेक्शन के बारे में जो उन्होंने एक रिट फाइल की थी उसमें उन्होंने क्लियरली मांगा था कि ईसीआई ने जो भी उनके साथ किया है उसके अगेंस्ट वो यहाँ पर इलेक्शन पिटीशन में आए थे। लेकिन आज कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी ने जब मेंशन किया तो कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि हम इलेक्शन प्रोसेस में इंटरवेन नहीं करेंगे। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सब समझाया उन्हें कि किस तरह आज तीनों लोग वहां पर निर्वाचित हो जाएंगे, तब भी कोर्ट ने इंटरफेयर करने से, इंटरवीन करने से अभी मना कर दिया। जो उन्होंने कहा कि कल हम आपकी मेंशनिंग सुन लेंगे, आज की मेंशनिंग हमको पूरी ओवर हो चुकी है, अब बाकी मेंशनिंग हम कल सुनेंगे। तो अब जो स्थिति है हाल फिलहाल कोर्ट ने इसमें इंटरवेन करने से मना कर दिया है और कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि इलेक्शन प्रोसेस में हम इंटरवेन नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई मेंशनिंग है तो विल हियर यू टुमारो। ये क्वेरी और मेंशनिंग कल मतलब कल जीके कंपटीशन है इनके मुताबिक, भाई वकील साहब हैं, इनके मुताबिक कल जीके कंपटीशन है। मीनाक्षी नटराजन की स्पेलिंग बताइए, ये होगा भाई। जब कोर्ट ने कह दिया कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे तो कल हियरिंग किस बात पे होगी, किस बात? हेमंत भाई बताओ ना किस बात पे? दिस इज मोर देन क्लियर, दिस इज मोर देन क्लियर ब्रदर। ये सारे का सारा आपने क्या व्यू लिया? मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप छोड़िए इस बात को, पिटीशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस मामले में। मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था कि व्हाट इज गोइंग अराउंड, ये नहीं अलाउ करेंगे। और वो नॉमिनेशन फॉर्म हमारे पास लेके आओ, हम देखेंगे। 2 सेकंड का काम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ला लीजिए, इधर ये रख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 2 सेकंड का काम, 20 साल लगेंगे भाई साहब इसमें, 20 साल, क्योंकि कल ये इन्फ्लेक्चुअस होगी। फिर आप इलेक्शन पिटीशन में मध्य प्रदेश जाएंगे, भोपाल वापस, फिर मौज कीजिए, जाइए। भाई की 6 साल की टिकट राज्यसभा की पक्की होगी, कोई वाली वारिस नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता इसी काम के लिए बिठाया हुआ है। आप ये बताइए, फैसला ही ना देना, ये सोचिए आप। इस देश में पहले भी विवाद हुए, रात को 2-2 बजे चुनाव आयोग ने इंटरवीन किया है, फैसले हुए। अहमद पटेल का चुनाव याद होगा आपको, रात को 2 बजे फैसला है। तो ये तो चुनाव आयोग आज की तारीख में, ये तो मुझे पता नहीं लगता कहां से आपका सेवा तीर्थ है, मेवा तीर्थ है, नॉर्थ ब्लॉक है, कहां से ऑपरेट हो रहा है। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। बाकी इस देश में लोकतंत्र के ऊपर बुलडोजर चल गया है, ये कहने में किसी भी तरीके का कोई संकोचन होना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है, दिस इज मोर देन क्लियर। चलिए इजाजत दीजिए हमें, लोकतंत्र का तमाशा देखिए आप लोग, कथित लोकतंत्र का। अब लोकतंत्र वगैरह है नहीं। और मैं सब बातों पे चलो ठीक है, आज बड़ी प्लानिंग किया है कांग्रेस ने, एजिटेशन और ये वो करेंगे, लेकिन ये जो आखिर में जब कहते हैं ना कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका से इंसाफ मिलेगा, तो इतना बड़ा मजाक लगता है कि फिर कपिल शर्मा और सब शो देखने का मन नहीं करता। कि बताओ, मतलब इसको फिर लगता है कि यार ये कांग्रेसी इतनी बड़ी आपदा में भी जोक कर दे रहा है, मजाक कर दे रहा है। इतनी बड़ी आपदा किसको मिला है, किसको मिलेगा? चलिए ढूंढिए आप लोग, मिल जाएगा तो हमें बताइएगा, हम बता देंगे, देश के दर्शकों तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद, नमस्कार।